स्वस्ति समेभ्यः। ये आज का त्रयोदशं पद्यमिदं। प्रतीपभूपैरिव किं ततो भिया विरुद्धधर्मैरपि भेत्रितोज्झिता अमित्रजिन्मित्रजिदोजसा च यद् विचारदृक्चारदृगप्यवर्तत। ये अलंकारिक सौंदर्य से एक नए तरीके से, नए प्रकार से कवि वर्णन कर रहे हैं कि राजा नल, उनका इतना प्रभाव था कि विरुद्ध धर्मों ने भी, जो आपस में विरोधी स्वभाव वाले तत्व थे, उन्होंने भी आपस में अपना भेदभाव, विरोधिता सब कुछ छोड़ दिया, एक हो गए। ये इस पूरे श्लोक में जो भाव कवि कहना चाह रहे हैं कि विरुद्ध धर्म वाले, जो विरुद्ध स्वभाव थे, उन्होंने भी आपस में विरोध करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि राजा नल के डर से। दो आपस में विरोधी हैं, किंतु उनसे प्रबल कोई बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली कोई व्यक्ति आ जाए तो वो जो दोनों विरोध करने वाले हैं, जैसे अपना विरोध आपस में छोड़कर एक हो जाते हैं। तो राजा नल के समय में भी ऐसी ही व्यवस्था थी, उनका इतना प्रबल प्रभाव था। अभी हमने श्लोक को बिल्कुल शब्दार्थ को स्पर्श नहीं किया, किंतु ये इस पूरे श्लोक के भाव को, पद्य के भाव को मन में रखकर फिर आगे बढ़ते हैं। प्रतीप, पहले उच्चारण की दृष्टि से बिल्कुल धीरे धीरे मिलान करते जाएं अपने मन में या वैसे वाचन करते हुए। प्रतीप भूपैः इव, प्रतीप भूपैरिव किम ततो भिया विरुद्ध धर्मैः अपि भेत्रिता उज्झिता अमित्रजित मित्रजित ओजसा च स यद विचार दृक् चार दृगप्यवर्तत। इसको हम यहां थोड़ा क्लियर करते हैं। ये है प्रतीप, ये मात्रा, प्रतीप भूपैः इव किम, ये पदच्छेद हो रहा है, किम ततः भिया विरुद्ध धर्मैः अपि भेत्रिता उज्झिता। यहां कवि ने प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, किंतु वो भी एक उत्प्रेक्षा का प्रकार विशेष होगा। अमित्रजित, मित्रजित ओजसा स यद विचार दृक् चार दृक् अपि अवर्तत। यहां पर ये श्लोक, ये पदच्छेद हुआ अभी। अब इसका अन्वय आगे बनेगा। पहले ये देखो, प्रतीप भूपैः इव, वहां जो र बना है इन विसर्गों का बना है। किम ततः, म चा अनुस्वार बन के वहां आ गया, किम ततः विसर्गों का ऊ हो गया है। ये संधि का नियम जो है, प्रारंभ रूप में जो प्रायोगिक रूप होते हैं व्याकरण के, उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। फिर जैसे जैसे जिज्ञासा बढ़े तो एक एक कदम को रेतते हुए प्रवेश करना चाहिए। तो अभी सामान्य व्यवहार की दृष्टि से अतिरिक्त बोझ भी नहीं आवे विद्यार्थियों पर, किंतु ये अंदाजा लगाना जरूर आ जाना चाहिए। उसके बाद फिर सूत्रों का और नियम का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। ततः भिया, ततः भिया
विरुद्ध धर्मैहि अपि भेत्रिता उज्झिता अमित्रजित मित्रजित ओजसा स यद विचार दृक् चार दृक् अपि अवर्तत। कहते हैं कि प्रतीप भूपहि इव, इसको हम अन्वय देखो, इन्हीं पदों को जरा सीरियल में क्रम में लगाएंगे तो अन्वय बन जाएगा। प्रतीप भूपहि इव विरुद्ध धर्मैहि अपि ततः भिया, ततः भिया उसके डर से, ततः मैंने तस्मात यानी कि उस नल के डर से, भेत्रिता भेदभाव, भेद करना, भेदता, जो विरोधिता थी, आपस में विरोध था, ये किम को यहां रखेंगे। कई बार ये प्रश्न उठाने का अभिप्राय सचमुच में ऐसा नहीं है कि कवि को पता नहीं है, ये उसका अपना प्रश्न करने का ढंग है कि विरुद्ध स्वभाव वाले जो तत्व थे या विरुद्ध धर्मों ने भी विरुद्ध स्वभाव वाले, चाहे व्यक्ति से लगाओ या तत्व, तो आपसी में जो विरोधी धर्म होते थे, यहां धर्म का अभिप्राय रिलीजियन वाला धर्म नहीं है, धर्म स्वभाव प्रवृत्ति, तो विरुद्ध स्वभाव जो थे उन्होंने भी राजा नल के डर से, ततः भिया, ततः मतलब तस्मात, तस्मात कस्मात नलात, उस नल के भी मैंने डर से, ये भी शब्द स्त्रीलिंग है, तृतीया एक वचन में आया है। भेत्रिता भेदभाव रखना, जैसे कर्तृ होने का भाव कर्तृता होता है, ठीक उसी प्रकार यहां भेत्री, भेत्ता भेत्तारो भेत्तारह, बाद में शब्द विश्लेषण तो होगा ही, अभी सामान्य इसको अर्थ की दृष्टि से पूरा जो भेत्रिता विरोधिता, परस्पर भेदभाव जो था, उज्झिता, उज्झिता मैंने त्यक्ता, छोड़ दिया, क्या कि विरुद्ध धर्मों ने भी क्या भेदभाव छोड़ दिया था, किसके समान, प्रतीप भूपई, भूपः, भूप बोलते हैं राजा को, ये भूप और भूपा, ये भूप ही भूपाल ही, भूपा रक्षा करने वाले, पृथ्वी की रक्षा करने वाला जो है राजा, तो प्रतीप भूपई, प्रतीप बोलते हैं विपरीत, ये पूर्व श्लोक में भी आया था, प्रतीप भूपई, प्रतीप विपरीत, अर्थात शत्रु राजाओं ने, जो दुष्ट शत्रु राजा हैं। अब नल इतने प्रभावशाली, इतने सामर्थ्यशाली हैं कि सभी शत्रु जो थे राजा आपस में विरोध रखते भी थे, तो राजा नल को सामने देखते हुए उन्होंने आपस में विरोध करना ही छोड़ दिया कि एकजुट होकर रहना ही सही रहेगा, इस प्रकार के भाव से। अब पहली पंक्ति जो पूर्वार्ध है उसको जरा देखो, ये अन्वय के मुताबिक हमने जो बनाया, प्रतीप भूपहि इव, शत्रु राजाओं की तरह, ये इव यहां उपमा के मतलब इतने अंश में, यहां तक विरुद्ध धर्म में देखो तृतीया बहुवचन प्रतीप भूपैरिव, तो प्रतीप भूपैरिव विरुद्ध धर्मैहि अपि, शत्रु राजाओं की तरह क्या विरुद्ध धर्मों ने भी, विरुद्ध स्वभावों ने भी, विरोधी स्वभावों में भी, परस्पर मेल न खाने वाले धर्म या स्वभावों ने भी, क्या यहां पर देखो, क्या यहां पर क्या भेत्रिता उज्झिता, उस राजा नल के डर से, ततः भिया मतलब राजा नल के डर से, भेत्रिता उज्झिता किम, क्या आपस में भेद करना, विरोध करना छोड़ दिया था क्या, ये अर्थात राजा नल का प्रभाव तो है ही। नीचे देखो, ये शाब्दिक विश्लेषण देते हुए एक शब्द का इतना सुंदर प्रयोग करेंगे, कौशल पूर्वक प्रयोग करेंगे कि वो दोनों विरोधी होने पर भी, एक अलंकार का नाम सुना है सभी विद्यार्थियों ने, विरोधाभास, जहां विरोध आभासित तो होवे किंतु सचमुच में विरोध न होवे। विरोधाभास का सामान्य लक्षण ध्यान में अभी रखो, कवि दृष्टि से बाद में चर्चा भी इसकी होनी है। विरोध जहां प्रतीत हो किंतु वास्तव में विरोध नहीं हो, वहां होता है विरोधाभास। आभासत्वे विरोधस्य विरोधालंकृतिर्मता, ये सामान्य सभी आचार्यों ने अपने, किंतु मूल तत्व विरोधाभास का ये रहता है। ऊपर इसी विरोधाभास में जैसे पहले तो इन दोनों शब्दों से ही पता लग गया, ओजसा, ओजस, वो अपने ओजस्विता से, अपने ओज से, क्या था वो राजा नल, अमित्रजित, न मित्र इति अमित्र,
अर्थात शत्रुओं को जीतने वाला, इतने पोर्शन को देखो जरा, इतने स्थल को। अमित्र जित, जित मैंने जीतने वाला, ये कोई प्रत्यय होता है और जित शब्द बन जाता है, जित जितऊ जितः, जीतने वाला। कि वह राजा नल अमित्रों को तो जीतता ही था और मित्रों को भी जीतता था, मित्रों को भी जीत लेने वाला। और मित्र शब्द के दो अभिप्राय बिल्कुल स्पष्ट हैं। ये देखो, एक मित्र तो होता है सखा के अर्थ में, फ्रेंड, जो साथी है। और एक मित्र जब पुल्लिंग में शब्द चलता है तो सूर्य के अर्थ में, जैसे सुना होगा ना सूर्य नमस्कार में ओम मित्राय नमः, तो तत्र मित्र शब्द सूर्यार्थे प्रवर्तते। ये तो कवि का अपना शब्द कौशल है प्रयोग करने का। अब फिर यहाँ देखो, शब्दों को ऐसे सुंदरता से प्रयोग किया, किंतु अगर इसको आपात मात्र में पढ़ो तो ये दोनों शब्द आपस में विरोधी है लग रहे हैं। कि जो मित्र जित है वो अमित्र जित कैसे हो गया, क्योंकि मित्र और अमित्र दोनों विपरीत शब्द हैं। तो ये दोनों में आपस में देखा जाए तो शब्दों को पढ़ने से विरोध की प्रतीति हो रही है। तो अमित्र जित, जो अमित्रों को भी जीतता था और मित्रों को भी जीतता था। और दूसरे शब्दों में अब ये देखो अर्थ कितने सुंदर सुंदर और निकल रहे हैं। ओजसा तृतीया एक वचन में बना है, शाब्दिक विश्लेषण और बाद में होगा, अभी सामान्य जो विभक्ति का निर्देश किया जाए। ओम ओम ओजसा, वो अपने ओजस्विता से, अपने ओज से अमित्र शत्रुओं को तो जीतता था और मित्रजित, और मित्रों को भी जीत लेता था। तो यहाँ दोनों अर्थ ये देखो, देखने में आपस में आपात से देखा तो हम दोनों में विरोध लग रहा था कि जो मित्रजित है वो अमित्रजित कैसे हो गया और जो अमित्रजित है वो मित्रजित कैसे हो गया। अब इसका परिहार का मतलब वो विरोध को हटाकर कैसे अनर्थ बनेगा कि मित्रों को जीतना। मित्रों को जीतने का अभिप्राय एक तो वैसे अपने आप में ही बड़ा सुंदर निकल रहा है कि मित्रों के हृदय को जीत लिया था उसने, और दूसरा और भी इसमें सुंदर अर्थ निकलेगा शाब्दिक दृष्टि से भी देखे तो सूर्य को भी जीतने वाला। किससे जीत लिया उसने सूर्य को? ओजसा। तो ओजस से मतलब अपनी ओजस्विता से, तेज से सूर्य को भी जीतने वाला। जब सूर्य को भी जीत लिया तो एक और अलंकार, इस अलंकार के अंदर एक और अलंकार समा गया, व्यतिरेक अलंकार उसको बोलते हैं। पूर्व वाले पद्यों में भी आए थे ना, तीसरे चौथे नंबर वाले श्लोक में जो था। तो अमित्र जित ओजसा, वास्तव में अगर ये व्यतिरेक में उस समय भी समझाया था, उपमानाद्य धन्यस्य व्यतिरेकः स एव स, पूर्व के व्याख्यान में भी सुने, किंतु जब जब चर्चा आएगी मैं उसको फिर से दोहराऊंगा ताकि विद्यार्थी उस समय भी तत्काल ज्ञान करें और पूर्व वाले व्याख्यान में जाकर उसकी पुनरावृत्ति भी करें, उसको परिपुष्ट करते जाएं। तो ओजसा, ओज से, अब व्यतिरेक अलंकार का छोटा सा बीच में उदाहरण में चर्चा चल रहा था, सामान्य चर्चा करेंगे उसकी, कि जहां उपमान से बढ़कर, अब किसी का राजा का तेज अगर किसी से दिखाना तो यही तो कहेंगे वह राजा सूर्य के समान तेजस्वी है। किंतु अगर कवि कह देता है कि सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है, क्योंकि सूर्य को अगर तेज से जीत लिया तो इतना तो तय है कि सूर्य से भी ज्यादा ओजस्वी है। वास्तविकता के धरातल पर हम जानते हैं कि कदापि न संभवती, किंतु कवि वर्णन करना चाह रहे हैं, उसका काल्पनिक सौंदर्य है, उसको अलंकारिक खूबसूरती दे रहा है कवि। तो अभी उसी दृष्टि से सभी देखें, इसका आनंद जो है उठाएं रुचिपूर्वक। मित्र जित ओजसा, वह जो राजा था नल ओजसा, मित्र को जीतने वाला। एक सामान्य अर्थ तो इस मित्र जित शब्द के भी हम दोनों अर्थ करके चलेंगे। अगर तो सखा, फ्रेंड, साथी वाले अर्थों में करें तो मित्रों को जीतने वाला, तो यहाँ शत्रुओं को तो युद्ध करके जीता जाता है या फिर अपने प्रभाव से, किंतु मित्र जो है वो प्रभाव दूसरा हो जाता है, वो प्रेम का प्रभाव है, वो स्नेह का है, वो अपनेपन का है, वो अपने गुणों का है। तो अपने वो मित्रों, शत्रुओं को भी जीतने वाले थे और अपने मित्रों को भी जीतने वाले थे। और इसी शब्द का एक और अर्थ निकालो जो ओजस के साथ बड़ा सुंदर सुसंगत हो जाएगा कि सूर्य को भी जीतने वाले थे। सूर्य को भी जीतने वाले का अभिप्राय सचमुच में तो जीत नहीं सकते, किंतु ये आलंकारिक वर्णन कवि कर रहा है कि वो अपने ओज से सूर्य से भी बढ़कर थे, सूर्य को जीतने का अभिप्राय। तो विरोधाभास के अंदर व्यतिरेक इतने स्थल पर और हमें झलकने लगा, स्पष्ट नजर आ रहा होगा इसमें,
क्योंकि हमने एक एक शब्द के स्थल को जरा विश्लेषण करके देखा, उसको खुलासा करके देखा है। अब ये देखो, अमित्र जित ओजसा च। एक मिनट में देखता हूं, शायद किसी ने कोई ज्वाइन तो नहीं कर रहा है। हाँ, ये किसी ने लेफ्ट है। मित्रजित ओजसा सह कह सह नलह। ये हमने पदच्छेद किया था, तो स की विसर्ग है, क्योंकि संधि के नियम से स की विसर्गों का लोप हुआ है। यद मैंने क्योंकि, ये जो क्योंकि जिस कारण से वह विचार दृक। देखो ऊपर क्या पहले बात कही कि विरोधी स्वभावों ने भी आपसी भेदभाव छोड़ दिया, जैसे इसीलिए तो वह राजा मित्रजित भी था और अमित्रजित भी था। ये विरोधाभास दिखाया, और विरोधाभास नहीं भी है। वो मित्रजित भी था, अमित्रजित भी था, आपस में विरोध खत्म हो गया दोनों का, मतलब इन धर्मों का, इन स्वभावों का, गुणों का। सविचार दृक, दृक बोलते हैं दृष्टि। वह विचार दृष्टि वाला, अर्थात विचार का मतलब विवेक शक्ति से लगा सकते हो, और इसका तात्पर्य लेना हो तो शास्त्र ज्ञान, व्यवस्था ज्ञान, ये सभी प्रकार का विद्या से भी लगा सकते हैं। नहीं तो सामान्य विचार शक्ति, विचारशीलता तो सबको ध्यान में है ही, कि वो विचार दृष्टि वाला था, यानी कि विचार ही उसकी दृष्टि थे, और चार दृष्ट भी था वो। चार दृक मैंने चार दृष्टि वाला भी था। ये चार का मतलब हिंदी वाला 4 4 के अर्थ में नहीं समझ लेना, इंग्लिश में जो होता है चार संख्या नहीं है ये। चार बोलते हैं चरह, चरह बोलते हैं गुप्त चरह। तो ये वो किरात में भी पढ़ के आए थे ना, नव चार चक्षुषः, चार चक्षुष मतलब गुप्तचर रूपी आंखों वाले। तो ये चार दृक्, देखो वही भाव है। राजाओं की आंखें होते हैं, क्योंकि राजा एक जगह बैठा तो सब जगह पर अपनी आंखें फैला नहीं सकता, तो राजाओं की कई अनेकों आंखें कौन सी होती हैं? उनके गुप्तचर ही राजा की आंखें होती हैं, जो उन्हें हर वस्तु स्थिति, सभी ओर की स्थिति जो है दशाओं का वर्णन बताती हैं, हालचाल पता लगता है राजा को। तो राजा नल चार दृक, चार दृष्टि वाले थे। चार दृष्टि का मतलब गुप्तचर रूप दृष्टि वाले थे, उनकी गुप्तचर शक्ति प्रबल थी, गुप्तचर व्यवस्था सुंदर थी। तो चार दृक, अब ये तो हुआ दोनों में बड़े आराम से हमने अर्थ कर लिया कि वह राजा नल विचार दृक भी थे और चार दृक भी थे। किंतु शब्दों को, अब केवल शब्दों पर दृष्टि जमा कर रखो, कि जैसे यहां पर अमित्रजित का, ये देखो अ आ गया था ना निषेध अर्थ में, वैसे वी शब्द का प्रयोग भी विगत अर्थ में किया जाता है। चार दृष्टि में चार है जिसकी दृष्टि, और विचार का मतलब विगत चार दृष्टि, मतलब जिसकी विगत मैंने चली गई है। तो यहां वी भी अभाव का अर्थ दे रहा है। शाब्दिक विश्लेषण से केवल अभी ध्यान रखना है, क्योंकि विरोधाभास देखने में विरोध लगता है, सचमुच का विरोध नहीं होता है, वो अलंकार बन जाता है। तो विचार दृक, विरोध उपस्थित करने की दृष्टि से इन्हीं शब्दों की व्याख्या करेंगे कि वो चार दृष्टि वाला भी था, मतलब गुप्तचर रूपी दृष्टि वाला भी था, और गुप्तचर उसकी दृष्टि नहीं भी थे। किंतु ये सचमुच का अर्थ नहीं है। ये तो हमने केवल शब्द में इस वी का विगतः चारः इति विचारः, ये इस तरह से दूसरा अर्थ करेंगे। तो विचार दृक, विचार दृष्टि होने पर भी, और इस विरोधाभास, विरोध का परिहार मतलब हटाएंगे कैसे, इसको दूर कैसे करेंगे इस विश्लेषण को, कि वह विचारशील दृष्टि वाला था, वह शास्त्र ज्ञान दृष्टि वाला था। पूर्व पद्य में भी आया ना कि राजा का ज्ञान इतना परिपुष्ट था, विद्याओं का वर्णन आया था। तो विचारशील था और गुप्तचर रूपी दृष्टि वाला भी था। ओम। विचार दृक चार दृक अपि अवर्तत। वृत धातु होती है होने के अर्थ में, वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, और इसी का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अवर्तत। अभी ये सामान्य अभी सुनो, बाद में तो शब्दों का विश्लेषण हम और भी करेंगे। ये देखो किम, अब अन्वय भी इसी तरह से पूरा कर देते हैं। यत, इस वहां द है ना, वो त को द जष्ट हुआ है, इसको त भी लिख सकते हो, त द जष्ट होकर द बनता है, इसी का ही। यत स, यहां यत शब्द यतः के अर्थ में आया है, क्योंकि यस्माधि, जो वह
अमित्रजित, इसको हम दोबारा यहां से कर देते हैं। स ओजसा, पहले ओजस को यहां रखेंगे, अन्वय बन जाएगा। अर्थ करते वक्त अन्वय बनता है, किंतु बार बार विद्यार्थियों के सामने रखने का मतलब, जब विद्यार्थी थोड़ा सा भी इसमें ध्यान देंगे ना, पदच्छेद आधे से ज्यादा अर्थ को तो वैसे ही बिना अर्थ किए भी स्पष्टीकरण दे देता है, और अन्वय जो होता है वो धीरे धीरे, जब बार बार में, इसीलिए विद्यार्थियों के सामने बनाने का एक प्रकार भी पता लगता है, और 15-20 श्लोकों के बाद विद्यार्थी अपने आप अन्वय खींचना, उसका बनाना शुरू कर देते हैं। इस प्रयास में सभी शामिल हों, बस केवल ऐसा नहीं कि दृष्टा या श्रोता बन के इस व्याख्यान को सुनना देखना है। अमित्रजित, मित्रजित और विचार दृक, चार दृक अपि, यहां पर पहले इतने अर्थ को रखेंगे हम, चार दृक अपि। चार दृक अपि विचार दृक अवर्तत, यहां पर आ गया ये। प्रतीप भूप ही इव विरुद्ध धर्म ही अपि ततः भिया भेत्रिता उज्जिता किम यत स ओजसा अमित्रजित मित्रजित अवर्तत, यहां भी रख सकते हो, क्योंकि ये दोनों क्रिया जो है यहां पर यद्यपि कवि ने एक बार प्रयोग किया है, किंतु जब हम अर्थ करेंगे तो उसकी प्रतीति यहां पर भी तो होगी स्वाभाविक रूप से। थे यहां क्रिया सीधे सीधे रखोगे तो बाद वाले में ब्रैकेट में रख देना, क्योंकि हम जब बौद्धिक रूप से जब हम अर्थ करते हैं तो मन में वो अर्थ टिका रहता है। यत, क्योंकि, स राजा नल, ओजसा ओजसे, अमित्रजित होने पर भी मित्रजित। ये 1 मिनट, ये दोनों को जरा यहां कर लेंगे तो और सुंदर अन्वय बन जाएगा। कि वो ओजस से, अपने ओज से मित्रों को भी जीतते थे, सूर्य को भी जीतने वाले थे और शत्रुओं को भी जीतने वाले थे, अवर्तत थे। और चार दृक अपि विचार दृक अवर्तत, विरोधाभास क्यों हुआ ये तो शब्दों को देखकर पता लग गया, क्योंकि दोनों विरोधी शब्द हैं। जो मित्रजित है वो अमित्रजित कैसे हो गया, और दूसरे शब्दों में जो चार दृक है वो विचार दृष्टि, यहाँ वी का मतलब समझ गए, अभाव के अर्थ में, बिना चार दृष्टि वाला कैसे हो गया। ये पहला पक्ष है। अब इसी विरोध को हटा दिया, वह सूर्य को, ओज से सूर्य को भी जीतते थे या अपने प्रभाव से मित्रों को भी जीत लेते थे और शत्रुओं को भी जीतते थे, ये तो दोनों का विरोध हट गया। और चार दृक, ये देखो ना, विरोध का हट जाना ही ऊपर वाली लाइन का समर्थन हो गया ना। प्रतीप भूपैरिव विरुद्ध धर्मैरपि ततः भिया, राजा नल के डर से क्या उन्होंने आपसी भेदभाव छोड़ दिया था। विचार दृक अपि अवर्तत, अर्थ पूरा स्पष्ट हो गया होगा। अब बधे हुए नपे तुले अर्थ को साफ सुथरे शब्दों में विद्यार्थी ग्रहण करें। प्रतीप भूपैरिव विरुद्ध धर्मई अपि, विरोधी प्रतीप जो राजा होते हैं, आपस में भेदभाव रखने वाले या शत्रु राजा जो होते हैं, वो विरुद्ध धर्म होने के बावजूद भी, उसके आपस में विरोध होने के बाद भी नल से जैसे आपसी विरोध करना छोड़ देते थे। राजा नल का इतना प्रभाव है कि वो राजा सोचते कि हम आपस में क्यों विरोध करें, हमें तो एकजुट होकर रहना है वैसे ही, चाहे वो डर कहें चाहे आदर कहें। प्रतीप भूपई इव, विरुद्ध धर्मों ने भी, विरुद्ध स्वभावों ने भी, या विरुद्ध स्वभाव वाले व्यक्तियों ने या तत्वों ने भी आपस में, ततः तस्मात्, तस्मात् कस्मात्, नलात्, नृपते है नलात्, भिया भी, भियौ भियः, भियम और तृतीया एक वचन में बना भिया, डर से, भयेन, साध्व से न, ये आगे और शब्द आएंगे, भेत्रिता, भेदभाव रखना, विरोधी विरोध करना, उज्झिता, त्यक्ता, छोड़ दिया था। क्या यहां पर क्या उत्प्रेक्षा का पुट लगाने के लिए कि ऐसा तो नहीं कि प्रतीप भूपालों की तरह, प्रतीप राजाओं की तरह विपरीत स्वभाव वाले राजाओं के ने जैसे राजा नल के डर से आपस में विरोध करना छोड़ दिया था, तो विरुद्ध स्वभावों ने भी आपसी विरोधिता, आपसी भेदभाव छोड़ दिया था। यत स, जो वह, यहां यत शब्द जो का अभिप्राय, क्योंकि स ओजसा, वे वह जो राजा नल था अपने ओज से, अपने प्रभाव से, तेज से, अमित्रजित, मित्रजित, अमित्रजित अपि,
आहा, मित्रजित जो अपने ओज से ओम मेरे राम, अमित्रजित अपने ओज से सूर्य को भी जीतने वाले थे, केवल इतने अंश में व्यतिरेक है। और अमित्रजित जो मित्र को भी जीतते थे और शत्रुओं को भी जीत लेते थे। ये देखने में विरोध लग रहा है, किंतु वास्तव में विरोध नहीं है। और चार दृक गुप्तचर रूपी वह दृष्टि वाले थे। वह राजा नल गुप्तचर रूपी दृष्टि वाले होते हुए भी गुप्तचर रूप दृष्टि वाले नहीं थे। ये सामान्य अर्थ। और विचार का जब हम वास्तविक अर्थ करेंगे एक मिनट, विचार दृक का हम जब वास्तविक अर्थ करेंगे तो यहां विचारशीलता वाला अर्थ आएगा। विचार दृष्टि, विचार का अभिप्राय ज्ञान से हो जाएगा, विद्या से हो जाएगा, शास्त्र सिद्धांत ज्ञान से हो जाएगा। तो वो विवेकशाली थे, विचारशीलता रूही जिनकी दृष्टि थी, शास्त्र रूपी दृष्टि वाले वह राजा नल थे। ये दोनों आपस में विरोधी शब्द दिखाए तो विरोधाभास अलंकार हो गया। सूर्य को भी तेज से जीत लेते थे तो इतने अंश में व्यतिरेक अलंकार हो गया। ऊपर देखो, ये विरुद्ध धर्म होने पर भी आपस में विरोध भाव उन्होंने छोड़ दिया। तो प्रतीप भूपई इव, इन विरुद्ध धर्मों को जो उपमा किसकी दी गई है? प्रतीप भूपई। तो प्रतीप, इस पूरे विरोधाभास के अंदर उसके गर्भ में कौन कौन से अलंकार पड़े हैं? देखो, प्रतीप भूपई, क्योंकि इतने अंश में है ना, तो उस पूरे श्लोक में विरोधाभास का साम्राज्य है, मतलब उसकी खूबसूरती है। प्रतीप भूपई इव, इतने में उपमा अलंकार हो गया है। उज्झिता किम में कभी संभावना कर रहा है, तो इस पूर्वार्ध में उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है। स ओजसा मित्रजित, वो ओज से सूर्य को जीत लेते थे तो सूर्य को भी जीत लेने में व्यतिरेक अलंकार हो गया है। और मित्रजित और अमित्रजित ये दोनों शब्दों का प्रयोग करने में, और चार दृक अपि विचार दृक, ये दोनों आपस में आपात मात्र से, देखने मात्र से विरोधी शब्द लग रहे हैं। तो यहां विरोधाभास अलंकार हो गया है। विरोधाभास, विरोध वास्तव में हट चुका है, वो अर्थ के विश्लेषण से हमने जान लिया। मुझे लगता है कि अर्थ में कोई और कसर बची नहीं है। प्रतीप भूप ही इव, विरुद्ध धर्म ही हम अन्वय की दृष्टि से बोल रहे हैं, किंतु अर्थ जो है, चाहे अपनी मातृभाषा में, चाहे हिंदी में, चाहे संस्कृत, और पूरा का पूरा अर्थ मनोमस्तिष्क में बनते जाना चाहिए। प्रतीप भूपई इव विरुद्ध धर्म ही अपि ततः भिया, उस राजा नल के डर से भेत्रिता भेदभाव उज्झिता किम, क्या छोड़ दिया था। यहां कभी सचमुच में ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है, वो पूछने का ढंग होता है कि ऐसा क्या, इस कारण से छोड़ दिया था क्या। तो ये इस प्रकार की टोन है ना, जो वास्तव में वहां क्या का मतलब सचमुच में इंटेरोगेशन या प्रश्नवाचिता नहीं होती है। तो यहां देखो, अत यत स, क्योंकि वह ओज से सूर्य को भी जीतने वाला था, या दूसरे शब्दों में अपने प्रभाव से मित्रों को भी जीत लेते थे और शत्रुओं को भी जीत लेते थे। चार दृक अपि विचार दृक, वो चार दृष्टि गुप्तचर रूपी दृष्टि वाले भी थे और विचार दृष्टि वाले भी थे। विरोधाभास अलंकार उसके अंदर समाये हैं, व्यतिरेक है। मित्रजित में प्रतीप भूपई में उपमा आ गया, और पूर्वार्ध में उत्प्रेक्षा भी है। अब हम चलते हैं, शब्द है, अर्थ है, इसीलिए शब्द अर्थ को ज्यादा स्पर्श किए बगैर भी सबसे पहले अर्थ क्यों बताया जाता है ये, क्योंकि ये देखते हो ना कि जब हमें अर्थ ही पता लग जाएगा ना, तो हमें उसका रास्ता मिलने लगता है, कि हम संस्कृत के जिन शब्दों का, उसका मीनिंग, उसका अर्थ हमें स्पष्ट रूप से झलकने लगता है। अब पूरा अर्थ होने से पहले हमारे मन में हो ही ना कि क्या ना क्या चाह रहे हैं, तो इसीलिए प्रसंग प्रकरण की शुरुआत इसीलिए की जाती है। तो उसी प्रसंग प्रकरण के बहाने से अर्थ बता दिया जाता है। अब इसमें देखते हैं, शब्दों को देखते हैं। प्रतीप भूपई इव, ये देखो, प्रतीपाह च, जब इतना सामान्य संधि हम करके भी कर सको तो प्रतीपाश्च ते भूपाह इति, मैं शॉर्टकट में ये बराबर का निशान, इति
प्रतीप भूपाः, यहां कर्मधारय समास हो गया। अब धीरे धीरे विद्यार्थी समझना शुरू हो गए हैं ना, तो एक एक अंश का खुलासा इसको सर्वांगीण बताने के लिए हम यथाक्रम सभी में शामिल हो जाएंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हर जानकारी, ताकि इस व्याख्यान के बाद कोई ऐसी चीज़ बचे ना कि जहां प्रश्न उत्तर इसी में से बड़े आराम से बनने शुरू हो जाएंगे। अलंकार का पता लग रहा है, तो अभी ये देखो व्युत्पत्ति की दृष्टि से हम यत् किंचित जो भी शब्दों को क्लियर करते हैं। प्रतीप भूपाः, यहाँ पर समास हो जाएगा कर्मधारयः। तो प्रतीप भूपाः, अब यहाँ क्योंकि शब्द वहाँ पर क्या बनकर आया है, तृतीया में आया है। देखो प्रतीप भूपई तृतीया बहुवचन है ना, तो हम वापिस प्रथमा में इसका हमने विग्रह किया और अंत में हम ले गए उसको तैही, तो तैही कहकर फिर वापिस आ जाएगा। ये देखो प्रतीप भूपई इति। और क्या, यही सारा श्लोक के पास जो है ना, ये इसका आंतरिक बाहरी जो बाह्य सौंदर्य यही होता है। प्रतीप भूपई कर्मधारय बन गया। विरुद्ध धर्मई, तो विरुद्ध धर्म को दो तरह से कर सकते हो। विरुद्ध है धर्म जिनका ऐसे तत्व, या फिर इसको भी कर्मधारय कर सकते हो विरुद्ध धर्मई, जो आपस में विरोधी धर्म थे। धर्म नाम स्वभावः, तो विरुद्धाश्च ते धर्माः इति विरुद्ध धर्माः। ये लो, ये बाकी अपने हिसाब से करते जाना, और अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। विरुद्ध धर्म, ये भी तई इति, और इसको बहुव्रीहि में भी कर दो तो अभिप्राय बिल्कुल वैसा जाएगा, क्योंकि इसमें व्यक्ति या तत्व या कोई मनुष्य या प्राणी अर्थ शब्द नहीं दिया, किंतु अगर करना चाहें तो उसका विरुद्धः धर्मः येषां ते विरुद्ध धर्माः, यानी कि विरोधी स्वभाव वाले व्यक्ति विशेष भी या मनुष्य भी या तत्व भी। केवल मनुष्य तक क्यों सीमित रहना, ये सारी आदतें देखो, सारे गुण जो बता दिए, तो विरुद्ध धर्मों ने भी विरुद्ध स्वभाव। अत्र धर्मः स्वभावार्थे, धर्म ये सामान्य अर्थ में लिख रहा हूं, और बाकी इसमें मेंटेन करना सभी। धर्म स्वभाव, विरुद्ध स्वभावों ने भी आगे देखो ये क्या था, ततः भियाः, ततः का अभिप्राय तस्मात्, उससे, क्योंकि जिससे डरा जाता है, भीत्रार्थानाम भय हेतु में तो अपादान संज्ञा ये पंचमी होती है, जिससे डरा जाए ना। सिंहाद बिभेति, जिन्होंने किसी भी तैयारी के प्रसंग में या जिज्ञासा स्वाध्याय में पढ़ा होगा ना, तो उनको ये प्रकरण कहीं कहीं याद आ रहे होंगे। तो तथा तस्मात्, ये अपने सामान्य पाठ्य पुस्तक और ग्रंथों को पढ़ लेने मात्र से ही अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो बाकी और किसी चीज की तैयारी की जरूरत नहीं रहती है। तो ततः तस्मात् भिया, भिया ये तृतीया भी शब्द होता है। इसमें मैं व्याख्या के सभी प्रकारों को अपना के मैं चल रहा हूं, कहीं पर शाब्दिक विश्लेषण है, कहीं पर अर्थ दे रहे हैं, कहीं पर विभक्ति इत्यादि, तो अपने ढंग से ये भी शब्द है। तृतीया एक वचन में बना है, और अभिप्राय इसका क्या निकलेगा, इसका जो अर्थ है भयेन, उस राजा नल के डर से। उज्झिता, ये देखो उज्झ धातु होती है छोड़ने अर्थ में। त्याग, उज्झति, उज्झतः, उज्झन्ति, ऐसे रूप चलते हैं। अब इसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ जाता है, कतः प्रत्यय जुड़ जाता है। कतः प्रत्यय होने के बाद फिर शब्द क्या बना, ये देखो उज्झित। अब उज्झित स्त्रीलिंग में था ना, भेत्रिता, उज्झिता, तो प्लस इसमें कोई स्त्रीलिंग वाला एक प्रत्यय होता है टाप, और टाप का शेष बचा करता है आ। तो शब्द देखो क्या बन गया, एक वचन में बन गया उज्झिता। क्या छोड़ दी, भेदभाव की नीति, आपस में भेद रखना। भेत्रिता, इस शब्द का विश्लेषण देखो, मूल होता है भिद धातु, मूल भिद धातु है। इस भिद धातु में त्रिच प्रत्यय, जैसे कर्तृ शब्द बन जाता है ना, कर्ता कर्ता रव कर्ता रह, तो ये त्रिच प्रत्यय जुड़ा। त्रिच प्रत्यय का शेष बचने के बाद और शब्द बना भेदता, और मूल शब्द क्या होगा,
मूल शब्द को क्या बोलते हैं? प्रतिपादिक प्रातिपदिक शब्द, भेत्री शब्द, जैसे कर्तृ शब्द बन जाता है। इस कर्तृ शब्द में फिर से क्या जुड़ा है? तल प्रत्यय जुड़ जाएगा। तल प्रत्यय का शेष कैसे बचता है? स्त्रीलिंग टाप होकर ये स्त्रीलिंग में ही प्रवृत्त होता है, तो ये शब्द बन गया भेत्रिता। विरोधिता, ये आपसी भेदभाव, भेदभाव, ये हो गया। और देखो कोई किसी शब्द को और जरा ऑपरेशन थिएटर में हम लेकर आवे। उज्जिता हो गया, अमित्र जित हो गया, जित जीतने वाला होता है। मित्र जित, विचार दृक, दृक ये एक शब्द में कर देता हूं, बाकी उसी के भांति समझ जावे। मित्रम जयति इति, ये इति के अर्थ में बराबर का निशान। विद्यार्थी इस परिपाटी को समझ जावे, क्लासरूम में भी ये इस प्रवृत्ति से सभी परिचित होंगे। मित्रम जयति, मित्र जित, ये शब्द बनता है। और इसी प्रकार अमित्रजित और विचार दृक, ऐसे ये सभी शब्द बन जाएंगे। दृक दृश अर्थ में याद होगा, दृक दृशौ दृशः, ये आज से 2-4 पहले व्याख्यान में मैं इसका विवरण दे चुका हूं। दृक दृशौ प्रातिपदिक होता है दृश, दृक दृशौ दृशः, ऐसे इसके रूप चलते हैं। तो अद्य सर्वमपि एतद् सुस्पष्टम विश्लेषणम कृतम सर्वेषां पुरस्तात्, ये ध्यान रखें। इस व्याख्या को सुनकर देखकर थोड़ा सा श्लोक का अर्थ पूरी तरह समझ में आ चुका है। कश्चिद उत्तरम ददातु। गोपालः वदति, सुनील। जी गुरु जी आ गया है। हाँ हाँ, यशस्वी यशस्वी। तो ठीक है, अद्यतनं व्याख्यानं तावदेतावता सम्पद्यते। शुभमस्तु। जी गुरु जी।